लोकसभा इलेक्शन 2024 की बिसात मुकम्मल तौर पर बीत चुकी है और कल इंडिया अलायंस की जब मीटिंग हुई 19 दिसंबर को दिल्ली के अंदर, तो उस मीटिंग के बाद निकलने वाले अलायंस के लीडर्स ने ये कह करके 2024 के इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा में और इजाफा कर दिया कि हम लोग बहुत जल्द कैंडिडेट्स का ऐलान करके मैदान में कूदने वाले हैं। उसके बाद से लगातार टीवी चैनल्स के ऊपर और अखबारात के अंदर भी, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी डिस्कशन हो रहे हैं इंडिया अलायंस की मीटिंग और उसकी कामयाबी और नाकामी को लेकर के। मुख्तलिफ तरह की अफवाहें और ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही है। सूत्रों के हवाले से मुख्तलिफ तरह की बातें भी सामने आ रही है और उस पर डिस्कशन लगातार जारी है। लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि इंडिया अलायंस की ये मीटिंग इस माने में कामयाब नज़र आई कि उन पार्टीज़ के बारे में कहा जाता रहा हमेशा कि इनके बीच इत्तेहाद शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम विपक्ष की बड़ी पार्टियां जो आज इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो न सिर्फ ये कि मुत्तहिद हुई, एक अलायंस उन्होंने बनाया, बल्कि लगातार चौथी मीटिंग कामयाबी के साथ उनकी दिल्ली के अंदर मुकम्मल हुई, जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी मौजूद रही। बल्कि तमाम पार्टियों की नेशनल लीडरशिप उस प्रोग्राम के अंदर, उस मीटिंग के अंदर मौजूद रही है, जो इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं इंडिया अलायंस के बारे में जो सबसे बड़ा शक या डर जताया जा रहा था कि ये अलायंस या तो बन नहीं पाएगा और अगर बन गया तो टिक नहीं पाएगा, वो डर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है और ये अलायंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। दूसरी बात जो कल की मीटिंग में बहुत अहम रही और मुकम्मल तौर पर उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा डिस्कशन इस टॉपिक पर किया गया, वो सीट शेयरिंग का इशू था। लगातार ये कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस बन तो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला जब आएगा तो शायद ये अलायंस टूट जाए, शायद ये अलायंस जो है सीट शेयरिंग आपस में सही तरीके से नहीं कर सके। लेकिन कल की मीटिंग के बाद जिस कॉन्फिडेंस से लीडर्स वहाँ से निकले और ये कहते नज़र आए कि 31 दिसंबर तक हम सीट शेयरिंग का मामला मुकम्मल कर लेंगे, और ये खबरें भी सामने आई है कि 31 दिसंबर तक स्टेट्स के अंदर सीट शेयरिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 15 जनवरी तक सेंट्रल सतह पर तमाम मामलात को सॉल्व करके कैंडिडेट्स का ऐलान भी जनवरी के अंदर किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है कि इंडिया अलायंस कि 38 पार्टी आपस में सीट शेयरिंग कामयाबी के साथ करके कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान करके मैदान में कूदने को तैयार है, वो भी लोकसभा इलेक्शन से कई महीने पहले। इस मीटिंग के अंदर जो तीसरी अहम तरीन बात सामने खुल करके आई है वो ये है कि प्रधानमंत्री के फेस को लेकर के जो सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मीडिया की तरफ से भी, उसको लेकर के भी एक नाम का इशारा दे दिया गया है, एक बहस छेड़ दी गई है। और वो बहस एक ऐसे नाम की गई है जिसने मुल्क में दलित पॉलिटिक्स को जिंदा कर दिया है और कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है दलित वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए। क्योंकि अब तक ये देखा जा रहा है कि मायावती जो दलित पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फेस है, बहुजन समाज पार्टी जो दलितों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है दलित लीडरशिप की, वो अलायंस में आने को तैयार नहीं है, बल्कि ये क्लियर हो चुका है कि बसपा इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। ये एक तरफ जहाँ बसपा बार बार क्लियर करती रही है, तो वहीं कल के मीटिंग के बाद अखिलेश यादव का बयान जिस तरीके से सामने आया, उससे भी ये साफ जाहिर हो चुका है कि बसपा इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। ऐसे में दलित वोट बैंक को सामने रखते हुए खड़गे साहब के नाम का जो ऐलान इंडिया अलायंस की तरफ से किया गया है, इशारा दिया गया है, और वो नाम जो है ममता बनर्जी ने पेश किया था, कहा जा रहा है ऐसा, और अरविंद केजरीवाल ने उस पर सहमति जताई थी। इंडिया अलायंस के बाकी लीडर्स पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस पर बात आगे नहीं बढ़ी है, ये नाम सिर्फ पेश किया गया था ममता दीदी की तरफ से, लेकिन उस पर डिस्कस नहीं हो सका क्योंकि खड़गे साहब ने खुद इस बात को रोक दिया और कहा कि पहले हम सीट्स लेकर के आते हैं, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री फेस के ऊपर बात की जाएगी और जो प्रधानमंत्री जिनको बनाना होगा बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस के मंसूबे का हिस्सा माना जा रहा है कि उन्होंने ये नाम जिक्र में ला करके मायावती की पॉलिटिक्स को, दलित पॉलिटिक्स को टारगेट किया है। और क्योंकि अब तक भारत में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सका था, इसलिए दलितों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप इंडिया अलायंस ने लिया है कि एक तरफ ओबीसी की पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ दलितों को भी साथ लाने
की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे चलकर इसका क्या रिजल्ट सामने आता है। इंडिया अलायंस की इस मीटिंग में तीसरी जो अहम बात सामने आई है वो ये है कि अभी ये अलायंस जो है स्टेट सतह पे दीगर पार्टियों के लिए रास्ता खोल कर रखा है, क्योंकि लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि आसाम से बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी अलायंस के अंदर नहीं है, तेलंगाना से MIM अलायंस के अंदर नहीं है, इंडियन नेशनल लोक दल नहीं है, उसी तरीके से प्रकाश अम्बेडकर साहब की पार्टी महाराष्ट्र में नहीं है, तो अलायंस मुकम्मल कैसे माना जाए। तो ये बात सामने आ रही है कि स्टेट्स के अंदर जो पार्टी बड़ी है, जिन स्टेट्स के अंदर रीजनल पार्टियों की ताकत है वहाँ पर रीजनल पार्टियों को हक दिया गया है। जिन स्टेट्स के अंदर भाजपा का डायरेक्ट कांग्रेस से मुकाबला है वहाँ पर कांग्रेस को हक दिया गया है कि वो अपने स्टेट के अंदर सीट शेयरिंग करें, तो वहाँ ये ऑप्शन भी खुला रखा गया है कि उस स्टेट के अंदर जिस पार्टी की ज़रूरत महसूस की जाए उसे साथ लाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस अलायंस में और भी किन पार्टीज़ की एंट्री हो सकती है। इस अलायंस के अंदर चौथा एक है जो फैसला बहुत अहम लिया गया है वो ये है कि जिस तरीके से 5 स्टेट्स के इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक मीडिया के ज़रिए से हाइप क्रिएट किया जा रहा है और ऐसा माहौल दिखाया जा रहा है कि 2024 के लिए एक फैसला 5 स्टेट्स के रिजल्ट से हो चुका है और 24 में भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है, और ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अलायंस शायद मुकाबले में नहीं है। इस चीज़ को तोड़ने के लिए इंडिया अलायंस ने 8 से 10 बड़ी रैली पूरे मुल्क के अंदर करने का फैसला किया है, जिसमें उन रैलीज के अंदर अलायंस के तमाम पार्टीज के नुमाइंदे शामिल होंगे और उसके जरिए से अलायंस को मास के बीच ले जाया जाएगा, अवाम के बीच ले जाया जाएगा और अवाम को अलायंस से, इंडिया अलायंस से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये भी बहुत अहम फैसला इंडिया अलायंस का है और ये फैसला पहले भी लिया गया था, लेकिन स्टेट्स के चुनाव की वजह से, असेंबली इलेक्शंस की वजह से उस पर अमल नहीं हो सका था। उसके अलावा इंडिया अलायंस ने यह फैसला भी लिया है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से 150 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट को स्पीकर ने जो है निलंबित कर दिया है, उसको लेकर के 22 दिसंबर को पूरे मुल्क के अंदर अलायंस की सारी पार्टियां मिल करके बड़े सतह पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जिससे ये पैगाम अवाम को दिया जाएगा कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी का खात्मा किया जा रहा है, मुल्क के अंदर इमरजेंसी का कैसा एक माहौल बन चुका है और इसके ज़रिए से अवाम को अलायंस से जोड़ने की और अपने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को जाहिर करने की भी कोशिश की जाएगी। EVM को लेकर भी अलायंस की मीटिंग में डिस्कस हुआ है और इंडिया अलायंस ने इसको लेकर के एक रेजोल्यूशन भी पास किया है और इलेक्शन कमीशन से साफ तौर पे कहा है कि 100% वीवीपैट की गिनती को यकीनी बनाया जाए। इसको लेकर के पहले भी इंडिया अलायंस ने इलेक्शन कमीशन से मिलने की कोशिश किया था, मेमोरेंडम देने की कोशिश किया था और अब रेजोल्यूशन पास करके ये डिमांड किया गया है कि वीवीपैट की 100% गिनती की जाए, ताकि EVM को लेकर जो सवालात लगातार खड़ा होता रहा है 2014 के बाद से मुल्क की जो विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ से ये सवालात होते रहे। 2014 से पहले खुद भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी सवाल को खड़ा करते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो कि भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने भी EVM को लेकर पहले सवाल खड़ा किया हुआ है, वो सवाल आइंदा खड़ा ना हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की ये मीटिंग ये जाहिर करती है कि अब ये मुकम्मल तौर पे मैदान में कूदने को तैयार हो चुके हैं और पूरी मजबूती से जो है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला देने के लिए ये सामने नजर आएंगे। बाकी जो चीज़ें मीडिया में चल रही है उस पर अगर हम गौर करते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो है नाराज होकर के मीटिंग से निकले हैं। तो अगर हम इस पर गौर करते हैं तो ये खबर कहीं ना कहीं गलत नजर आती है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले बेंगलोर और मुंबई की मीटिंग के बाद भी यही खबर चलाई गई मेन स्ट्रीम मीडिया में। सब बहस का सबसे बड़ा मौजू यही रहा है कि नीतीश कुमार नाराज होकर के गए हैं, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़ सकते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि बेंगलोर के बाद मुंबई की मीटिंग में भी नीतीश कुमार मौजूद रहे और मुंबई की मीटिंग के बाद दिल्ली की मीटिंग में भी नीतीश कुमार मौजूद रहे हैं, इसलिए भी ये खबर गलत मानी जा सकती है। दूसरी बात जो इसको लेकर के नीतीश कुमार को लेकर कही जा रही है कि उन्होंने 28 तारीख को दिल्ली के अंदर अपने नेशनल कमेटी की मीटिंग बुला ली है और मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो इंडिया अलायंस से नाराज है, इसलिए ये मीटिंग बुला करके कोई बड़ा फैसला लेना चाह रहे हैं। लेकिन इस बारे में भी जो हमारे पास खबर है वो ये है कि इंडिया अलायंस की कल की मीटिंग से पहले ही जदयू की नेशनल कमेटी की मीटिंग
मीटिंग डिसाइड हो चुकी थी। खुद चंद दिनों पहले ही जदयू के साथ कई लोगों ने मुझे इस बारे में बताया कि जदयू की मीटिंग फलां तारीख को दिल्ली के अंदर नेशनल कमेटी की होने जा रही है। तो जो मीटिंग अलायंस की मीटिंग से पहले फिक्स की जा चुकी थी उसको इस चीज़ से जोड़ना अपने आप में गलत मालूम होता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या चीज़ें और सामने आती है, किस तरीके से इंडिया अलायंस मजबूती के साथ सामने आता है, या फिर हकीकत में इंडिया अलायंस के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती है जो उनके लिए खतरे का जरिया बन सकती हो। कि हकीकत में ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ पार्टीज अलायंस को छोड़ सकती है, या फिर ये देखने को मिलेगा कि वो सारी पार्टियां भी रहे और कुछ और नए पार्टियों के साथ इंडिया एनडीए को मुकाबला देने के लिए 24 के रन में आगे बढ़ती है।